आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्राइम अब तक के इस एपिसोड में। आप सब ने कोलकाता में लेडी ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर का केस तो सुना ही होगा। दरअसल जो कोलकाता की लेडी डॉक्टर होती है वह रात को कैंटीन में खाना खाने के लिए जाती है और खाना खाने के दौरान जो उसकी दोस्त होती है उसके साथ बैठकर खाना खा रही होती है, उसके साथ उसका झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद वह लेडी डॉक्टर खाना खाती है और खाना खाने के बाद सेमिनार हॉल जो कि आरजेकर मेडिकल कॉलेज के चौथे फ्लोर पर है वहाँ पर सोने के लिए चली जाती है। तभी जिस लेडी से झगड़ा हुआ होता है वह कहती है कि आज इसको सबक सिखाकर ही रहेंगे। वह तुरंत ही अपने कुछ दोस्तों को लेती है और लेने के बाद सेमिनार हॉल की तरफ चली जाती है। तकरीबन रात के 3 बजे का वक्त हुआ होगा। वह जाने के बाद उस लेडी डॉक्टर को देखती है तो वह सो रही होती है। उसको उठाती है और उठाने के बाद वह लेडी डॉक्टर से झगड़ा करना शुरू कर देती है और झगड़े के दौरान ही वह लेडी डॉक्टर का बालों से उसका सर पकड़ती है और पकड़ने के बाद उसको दीवार में लड़ा कर मारना शुरू कर देती है। इसी दौरान जो उसके साथ गए हुए उसके दोस्त होते हैं वह लोग भी कहीं उसका हाथ, कहीं उसका पैर, कहीं उसके पेट में उसको ज़ोर से मारना शुरू कर देते हैं और उसको इतना बुरी तरीके से मारते हैं कि उसकी हाथ की उंगलियां और पैर और आँख से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। वह लोग उसको बुरी तरीके से मारते हैं और मारने के बाद उसको बेहोश समझकर छोड़कर उसको नीचे चले जाते हैं। तकरीबन 30 मिनट तक उसको मारते हैं और उसके बाद जब वह नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम होता है संजय रॉय वह सो रहा होता है। उसको उठाते हैं, उठाने के बाद कहते हैं कि ऊपर जाओ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा हुआ है, क्या तुम अपना गिफ्ट नहीं लोगे? तो वह उठता है, वो सोचता है कि क्या है, उसको बात बताते हैं और बताने के बाद जब वह लड़का ऊपर जाता है चौथे फ्लोर सेमिनार हॉल में, देखता है कि जो लेडी डॉक्टर होती है वह पड़ी हुई है। जब वह लड़का उसके पास जाकर देखता है और देखता है कि वह मर चुकी होती है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसका हाथ पैर, उसके मुंह पे चोट और उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है, पर इसके बावजूद वह हवस का इतना भूखा होता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि यह लड़की मर चुकी है। उसके मरने के बाद उसके साथ वह रेप करता है और एक बार नहीं कई बार उसके साथ रेप करता है और तकरीबन 5 बजे के वक्त वह सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है और आने के बाद बाहर जाता है और वहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। जब सुबह होती है तो जो मेडिकल का स्टाफ होता है वह सेमिनार हॉल में जाता है। हॉल में जाने के बाद वह देखते हैं कि वहाँ एक लड़की मरी पड़ी हुई है जिसके बदन पे न कपड़े हैं और वह नग्न अवस्था में पड़ी हुई है और उसका पैर टूटा हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट, उसके आँखों से, उसके मुंह से खून निकल रहा है और उसके हाथ की उंगलियां भी टूटी पड़ी हैं। वह तुरंत ही घबराता है और वह पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस जब फ़ोन करने पर आती है तो डॉक्टर तब तक सारे लोगों को इस घटना की जानकारी मिल चुकी होती है। तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है वह उस लड़की के माँ बाप को फ़ोन करता है, फ़ोन करके इस घटना की पूरी जानकारी देता है। वह लोग फ़ोन करके कहते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो चुकी है, आप लोग जल्दी से चले आइए। जैसे ही लड़की के माँ बाप यह सुनते हैं उन्हें समझ नहीं आता है कि रात को 11 बजे ही तो मेरी बेटी से बात हुई थी, फिर अचानक से उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। वह लोग तुरंत ही आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं कि मेरी बेटी को दिखाओ, पर वह डॉक्टर लोग उसकी बेटी को दिखाने के बजाय उनको 3 घंटे तक बाहर बिठा के रखते हैं और बिठा के रखने के बाद फिर एक हॉस्पिटल के स्टाफ का एक डॉक्टर आता है और आने के बाद उनसे कहता है कि दरअसल वो बीमार नहीं है, उसने खुदकुशी कर ली है। जैसे ही उसके माँ बाप सुनते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि पहले तो फ़ोन किया इन लोगों ने, बताया कि जो मेरी बेटी है उसकी तबीयत ख़राब है, यहाँ आने के बाद 3 घंटा वेट करा, उसके बाद कह रहे हैं कि खुदकुशी कर ली। तभी वह डॉक्टर कहता है कि हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम चाहते हैं आप इस मामले को सेटलमेंट यहीं कर लीजिए और इस मामले को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल के और स्टाफ को यह बात मालूम पड़ती है कि लड़की के माँ बाप से सेटलमेंट की बात चल रही है, वह लोग भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद कहते हैं कि लड़की नग्न अवस्था में थी, उसके प्राइवेट पार्ट, उसकी आँखों से, उसके मुंह से खून बह रहा था, उसके हड्डियां तक टूटी हुई थी हाथ पैर की,
और फिर ये लोग सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, जबकि ये घटना कुछ और ही लग रही है। उसका फुल प्रूफ मर्डर जैसा या और रेप जैसा लग रहा है। तब वो लोग हंगामा शुरू करते हैं और सोशल मीडिया और ट्विटर पर पोस्ट करना शुरू करते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हुए मामले को देखकर पुलिस ने भी दबाने की बहुत कोशिश की, पर यह मामला दबने वाला नहीं था। दरअसल वह लोग जब प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इस दौरान यह बात पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है और फैलने के बाद मजबूरन पुलिस को इस पर कार्रवाई करना पड़ता है। और कार्रवाई करते हुए मेडिकल के तमाम सीसीटीवी कैमरे को छानबीन करते हैं। छानबीन के दौरान उन्हें पता चलता है कि 3:30 बजे के करीब संजय राव नाम के व्यक्ति उस सेमिनार हॉल में इंटर करता है और तकरीबन 5 बजे के वक्त वह वहां से बाहर निकलता है। जाते हैं और उसके संजय रॉय को उसके घर से उठाकर लाते हैं और पुलिस के छानबीन में संजय रॉय का जो ईयरबड्स होता है वो भी मिला होता है, जो कि तमाम स्टाफ से उसको कनेक्ट करने की फ़ोन से कोशिश करते हैं पर किसी से नहीं होता, लेकिन संजय रॉय के फ़ोन से जब कनेक्ट करते हैं तो तुरंत कनेक्ट हो जाता है। इसी दौरान संजय रॉय को अरेस्ट करके लाते हैं, उससे छानबीन करते हैं तो संजय रॉय अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वह कहता है कि हाँ, मैंने ही उस लड़की को मारा है। इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें पता चलता है कि लड़की के सर में गंभीर चोटें आई हैं और उसके आँख में भी चोटें आई हैं, जिससे उसके आँख से खून निकल रहा था और उसके मुंह पे भी चोटें आई हैं और उसके हाथ की कई उंगलियां टूटी हुई हैं और उसका पैर भी टूटा हुआ है और उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वह बुरी तरह से डैमेज होता है। फिर संजय राज से पूछा जाता है तो वह अपना जुर्म कबूल करता है, कहता है कि मैंने उसे मारा है और उसका रेप किया है। जांच जैसे ही आगे बढ़ती है, इस पर भी डॉक्टर लोग नहीं रुकते। वो लोग प्रोटेस्ट करते हुए कहते हैं कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है, यह मामला एक आदमी के बस की बात नहीं है, इसमें कई लोगों का हाथ है। वह लोग प्रोटेस्ट करते हैं और इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग करते हैं। फिर हाई कोर्ट में यह मामला जाता है। हाई कोर्ट में यह मामला जैसे ही जाता है और जाने के बाद हाई कोर्ट तुरंत 5 दिन बाद इस मामले को सीबीआई को सौंप देती है। सीबीआई को जब मामला सौंपा जाता है तो सीबीआई इसकी छानबीन शुरू करती है और छानबीन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है। सीबीआई जैसे ही छानबीन में जुड़ती है, वह तुरंत ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद सीबीआई को मालूम पड़ता है कि लड़की के पेट से 150 ग्राम लिक्विड निकला हुआ है, जो कि एक आदमी का नहीं हो सकता। लिक्विड यानी कि सीमन, जिसको देखकर सीबीआई समझ जाती है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, इसमें तकरीबन 3 से 4 लोग रहे होंगे, एक आदमी का इतना सारा सीमन नहीं हो सकता। सीबीआई इस मामले में और भी छानबीन में जुड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि बीती रात कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें कुछ उपद्रवी लोग भी शामिल थे और वह शामिल लोग पूरे सेमिनार हॉल में, हॉस्पिटल के आसपास में सब जगह तोड़फोड़ मचाई है, सेमिनार की दीवार तक तोड़ डाली है और सीबीआई के लिए यह जांच और भी मुश्किल हो जाता है। वह सीबीआई इस मामले में ब्लूप्रिंट इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उससे पता लगाने की कोशिश करती है कि कितने लोग उस वक्त इस हॉल में मौजूद थे, कितनों के फिंगरप्रिंट मिलते हैं, कितनों की इस घटना स्थल से फिंगरप्रिंट और बाकी चीज़ें मैच करती हैं। तभी जो बंगाल की सीएम होती हैं ममता बनर्जी, वह भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं। और दरअसल उनका प्रोटेस्ट, जबकि वह सीएम है, वह चाहती कि खुद आदेश देती इस छानबीन के लिए और इस मामले को गंभीरता से देखने के लिए, पर वह अपने ही पुलिस, अपने प्रशासन, अपने सीबीआई, हर चीज़ जो कि उनके ही, चाहे गृह मंत्री हो चाहे जो हो, सब उनके ही सरकार के उनके ही पार्टी के आदमी होते हैं, पर फिर भी वह किसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही थी ये समझ के बाहर था। पर जब पुलिस वाले इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, उस दौरान कई लोग ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर जब पोस्ट करना शुरू करते हैं इस मामले को लेकर, तो पुलिस जो होती है उसको इस जांच करने के लिए तो टाइम नहीं मिलता, पर पुलिस को उन तमाम लोगों को धमकियां देने के लिए टाइम पूरा मिलता है। दरअसल जो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे इस मामले को लेकर, उन सभी को ट्विटर पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे, चाहे सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उन तमाम को पुलिस वालों की तरफ से धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं कि दरअसल पुलिस वाले कहते हैं कि इस मामले को ज़्यादा ना खींचो, इस मामले पर ट्वीट करना और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करे उसको या तो डाउन करो या तो फिर डिलीट करो, नहीं तो हम आपके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
पुलिस वालों की यह हरकतें समझ में आती हैं कि वो लोग कितना ईमानदारी से जांच कर रहे थे इस मामले में। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी वायरल होने लगती है जिसने इस घटना को कुछ अलग ही रूप दे दिया था। इस वॉइस रिकॉर्डिंग की कोई पुष्टि तो नहीं करता, पर इस वॉइस रिकॉर्डिंग में यह पता चलता है कि इसी हॉस्पिटल के अलग अलग कमरों में जो वेश्यावृत्ति के काम करने वाली औरतें होती हैं उनको लाया जाता है, उनके साथ गलत काम होता है और उसकी रिकॉर्डिंग भी की जाती है। ये एक इल्ज़ाम है जो कि वॉइस रिकॉर्डिंग में पता चलता है। वो उसमें कहते हैं कि दरअसल अलग अलग औरतों को लाकर इसमें उनके साथ अवैध संबंध बनाया जाता है। अवैध संबंध के दौरान उनका रिकॉर्डिंग भी किया जाता है। रिकॉर्डिंग करके फिर उसे लोगों में बेचा भी जाता है और उन रिकॉर्डिंग करने के बाद मेल और फीमेल जो होती हैं उन पर किसी मॉडल या किसी और का चेहरा लगाकर इन तमाम रिकॉर्डिंग को लोगों को बेचा जाता था। इसमें इस हॉस्पिटल में इल्ज़ाम लगता है कि वेश्यावृत्ति का भी काम चल रहा होता है और ये सब में सीनियर डॉक्टरों का हाथ होता है। इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। अब इस मामले में आगे क्या क्या खुलासे होते हैं और क्या क्या मालूम पड़ता है ये तो देखने वाली बात है। सबूत पहले से ही बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिए गए हैं और पुलिस जिसे छिपाना ना चाहे उसे कौन ही पाएगा। सीबीआई के लिए भी मुश्किलें खड़ी हुई हैं और इस लड़की के इंसाफ दिलाने के लिए भी सीबीआई को बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। आगे इस मामले में क्या होता है ये देखने वाली बात है। आप सबको ये घटना कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।